गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जब प्रक्रम का जो अध्याय हम लोगों ने स्टार्ट किया था उसका अगला चैप्टर हम पढ़ेंगे। आज पोषण प्रक्रम के बारे में जानेंगे। जैसा कि शुरुआत में मैंने इंट्रो में जैव प्रक्रम के इंट्रो में आप लोग को सारे प्रक्रम के बारे में बताया। मुख्यतः जो एक जीव होता है उसके शरीर में 4 तरह के प्रक्रम मुख्य रूप से पाए जाते हैं। पोषण प्रक्रम, श्वसन प्रक्रम, परिसंचरण और उत्सर्जन का प्रक्रम। तो उसमें से जो सबसे पहला प्रक्रम है पोषण प्रक्रम, आज उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जैसा कि हम जानते हैं कोई भी जीव को कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। बिना ऊर्जा का वो कार्य नहीं कर सकता। उसके अलावा उसको अपने अनुरक्षण के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। उसके अलावा उसको वृद्धि के लिए, प्रकाश, ये प्रोटीन संश्लेषण के लिए, विकास के लिए, इन सभी कार्यों के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि पोषण में इस ऊर्जा की पूर्ति बाह्य रूप में किया जाता है, यानी भोजन के रूप में लेके किया जाता है। अब यह जो ऊर्जा का स्रोत होता है, जो पदार्थ हम खाते हैं, वो भोजन कहलाता है। तो अब ये बात है कि सजीव जो होते हैं वो ऊर्जा को, इस भोजन को कैसे प्राप्त करते हैं। तो अलग अलग सजीवों में भोजन को प्राप्त करने की विधियां अलग अलग होती हैं। उसके आधार पर अगर हम देखें तो सजीव को 2 कैटेगरीज में बांटा गया है। एक वो सजीव जो स्वपोषी होते हैं और अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। किस तरीके से? वो अकार्बनिक स्रोतों से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं तथा जल के रूप में तरल पदार्थ जैसे सरल पदार्थों को लेकर अपना भोजन बनाते हैं। इनको कहीं बाहर से भोजन लेने की आवश्यकता नहीं होती। इन पदार्थों के द्वारा अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं, इसलिए स्वपोषी कहलाते हैं। इस कैटेगरी में हरे पौधे तथा कुछ जीवाणु आते हैं जो कि इस तरह से अपना भोजन तैयार करते हैं। उसके अलावा अन्य जटिल जीव पदार्थों का, जो जटिल जीव होते हैं वो भोजन के रूप में ऊर्जा लेते हैं, यानी अपने भोजन के लिए, अपने ऊर्जा के लिए दूसरों पे डिपेंड करते हैं। एक तरह से कह सकते हैं कि जो परपोषी होते हैं वो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते। वो अपने भोजन के लिए बाहरी तत्वों पे डिपेंड करते हैं। मुख्य रूप से स्वपोषी पर ही आश्रित होते हैं और उनसे अपना भोजन ग्रहण करते हैं। ये जो जटिल जीव होते हैं ये जटिल पदार्थों का उपयोग करते हैं और इन जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में खंडित करते हैं। और इनको सरल पदार्थों में खंडित करना अनिवार्य होता है ताकि इनका क्षमारक्षण तथा वृद्धि में प्रयोग किया जा सके। कहने का मतलब कि जब हम भोजन लेते हैं तो जो भोजन में जो तत्व मौजूद होते हैं वो जटिल पदार्थों के रूप में होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल। तो पहले जब इनका पोषण होता है, ये हमारे शरीर के अंदर जाते हैं तो इनको विभिन्न छोटे छोटे अणुओं में तोड़ा जाता है ताकि इनका अवशोषण आसानी से किया जा सके और अवशोषण उपरांत इनका ऊर्जा में कन्वर्जन के लिए उपयोग किया जा सके। इस कार्य के लिए हमारे जो जीव होते हैं उसमें जैव उत्प्रेरक नाम का एक पदार्थ पाया जाता है जिसको एंजाइम कहते हैं। एंजाइम इन पदार्थों, जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में तोड़ने में मदद करते हैं। अतः विषमपोषी उत्तरजीविता के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से स्वपोषी पर आश्रित होते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के बतौर आप देख सकते हैं कि आप ऊर्जा श्रृंखला के बारे में जानते हैं। हरे घास को हिरण खाता है, हिरण को शेर खाता है और शेर उत्तरोत्तर फिर उनका शरीर नष्ट होता है जो मिट्टी में मिलता है और जो कवक आदि के द्वारा उनके शरीर का विनाश किया जाता है। कहने का मतलब कि ये जो हरे पौधे हैं वो एकमात्र स्वपोषी का उदाहरण है जो कि अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं और परपोषी अपने भोजन के लिए कहीं न कहीं इन्हीं हरे पौधों पे, इन्हीं स्वपोषी पर आश्रित होते हैं। तो आज हम सबसे पहले स्वपोषी पोषण के बारे में जानेंगे। स्वपोषी पोषण है क्या और ये किस तरह से क्रियान्वित होता है। स्वपोषी जीव की कार्बन तथा ऊर्जा की आवश्यकता प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पूरी होती है। मतलब कि जो अकार्बनिक स्रोतों से स्वपोषी जो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं
तथा जल अवशोषित करते हैं और उससे अपना भोजन बनाते हैं। इस संपूर्ण प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। और यह प्रक्रम जिसमें स्वपोषी बाहर से लिए पदार्थों को ऊर्जा के रूप में संचित या परिवर्तित कर देते हैं। कहने का मतलब कि जब सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल का उपयोग करते हुए इनको कार्बोहाइड्रेट में बदला जाता है और पौधे को जितना जरूरत होता है उतने कार्बोहाइड्रेट का इस्तेमाल वो त्वरित रूप से कर लेते हैं अपने कार्यों के लिए। और जो एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट बनता है यानी भोजन, जो एक्स्ट्रा भोजन बनता है इनके अंदर, फिर उनका मंड के रूप में इनको जमा कर लिया जाता है, जो कि उत्तरोत्तर बाद में जाके फिर इनका उपयोग वो ऊर्जा निर्माण के लिए करते हैं। कहने का मतलब कि पौधे भी जो भोजन बनाते हैं वो संपूर्ण भोजन का तुरंत उपयोग नहीं करते हैं। कुछ भोजन उनका मंड के रूप में, स्टार्च के रूप में उनके अंदर जमा कर लिया जाता है। तो अब बात यह है कि ये प्रक्रिया होती कैसे है। देखिए, सबसे पहली बात, प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल का होना बहुत जरूरी है। स्वपोषी इसलिए हैं क्योंकि उनके कोशिकाओं में क्लोरोफिल पाया जाता है। अब पौधों में ये क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है? तो जैसा कि हम देखते हैं, पौधे के वो पार्ट जो हरे रंग के होते हैं, मुख्यतः पौधों की पत्तियां हरे रंग की होती हैं। उसके अलावा बहुत सारे पौधों की जो तने होते हैं वो हरे रंग के होते हैं। तो पौधे के हर वो पार्ट जो हरे रंग का होगा उसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। ये क्लोरोफिल ही वो कारक है जो सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करने में मदद करता है और उस सूर्य का प्रकाश का उपयोग करते हुए पौधा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। हॉरिजॉन्टल सेक्शन किया जाता है, यानी अनुप्रस्थ काटा जाए। जैसा कि इस फिगर में आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, ये पत्ती का अनुप्रस्थ काट है। इसमें आप देख सकते हैं कि एक पत्ती का जब हॉरिजॉन्टल सेक्शन किया जाता है और उसको माइक्रोस्कोप से देखने के उपरांत माइक्रोस्कोप से आप जब देखेंगे तो आप देखेंगे कि उसमें छोटे बूंदे ग्रीन कलर्स के, जिसको कि क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। ये जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं, ये सेल, इनकी कोशिकाओं का एक पार्ट होता है, एक कोशिकांग है, जिसके अंदर की क्लोरोफिल यानी हरित लवक पाया जाता है। यही क्लोरोप्लास्ट सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करने के लिए उत्तरदायी होते हैं। अगर पत्तियों के आंतरिक संरचना का जब अध्ययन करेंगे हम, तो हम पाएंगे कि ये पत्ती का सबसे ऊपरी आवरण है, जिसको कि क्यूटिकल कहा जाता है ना। उसके नीचे एपिथेलियम का लेयर होता है, उसके नीचे इस तरह के कोशिकाएं पाई जाती हैं जो कि हरित लवक, इस तरह का क्लोरोप्लास्ट, मतलब इस तरह का पार्ट पाया जाता है एपिथेलियल लेयर के नीचे, जिसको कि क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, जिसमें कि हरित लवक मौजूद होते हैं। ये पार्ट में, यानी कि एपिथेलियल लेयर के जस्ट नीचे, पत्तियों के एपिथेलियल लेयर का जो सबसे ऊपरी परत जो होता है, क्यूटिकल जो होता है, उसके नीचे के परत में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। इसी क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल होता है, जो कि सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करता है। अब यह है कि ये सूर्य का प्रकाश अवशोषण के उपरांत इनका होता क्या है, कैसे इनका उपयोग किया जाता है। तो हम देखते हैं कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में वास्तव में जो स्टेप्स है वो इस तरह से हैं। सबसे पहले क्लोरोफिल के द्वारा प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण होता है। अब तो हम ये जान गए कि क्लोरोफिल कहाँ पाया जा रहा है, पत्तियों के किस पार्ट में पाया जा रहा है। उसके एपिथेलियल लेयर यानी जस्ट ऊपरी परत, क्यूटिकल के जस्ट नीचे हरित लवक यानी क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। तो इन क्लोरोप्लास्ट के द्वारा सबसे पहले क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण किया जाता है। फिर प्रकाश ऊर्जा का उपयोग रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित, इसका मतलब प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है तथा जल के अणुओं को हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में तोड़ा जाता है। जल के अणु यानी H2O हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ है। तो इस प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में पहले परिवर्तित किया गया। पहला स्टेप तो कि क्लोरोफिल प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित किया। दूसरा स्टेप कि ये जो प्रकाश ऊर्जा है उसको रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किया गया। अब रासायनिक ऊर्जा के द्वारा जो जल अवशोषित किया गया पौधों के जड़ों से, उन जल को इस रासायनिक ऊर्जा के द्वारा तोड़ा गया हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, यानी कि हाइड्रोजन तो ऑक्सीजन में उनका अपघटन किया गया।
उसके बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड जो पत्तियों के रंध्र के द्वारा अवशोषित किया जाता है, जिसको क्या जिस पे आगे भी मैं आगे चर्चा करूंगी। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो बाहरी वातावरण से पत्तियों के द्वारा लिया गया, उस कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन किया जाता है। जो हमारा जल है, जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ा गया, उसका उपयोग करते हुए। तो ये 3 मुख्य स्टेप्स होते हैं प्रकाश संश्लेषण में। अब ये जरूरी नहीं है कि तीनों स्टेप हर एक पौधों में एक साथ निर्बाध रूप से चलता रहे। किसी किसी पौधों में कुछ स्टेप्स को करके उनको एक निश्चित अवस्था में रोक दिया जाता है, फिर अगला चरण कुछ समय बाद किया जाता है। जैसे इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है मरुद्भिद पौधे, यानी मरुस्थल में उगने वाले पौधे। मरुस्थल में उगने वाले पौधों में क्या होता है कि ये सारे चरण तत्काल एक दूसरे के बाद नहीं होते हैं। ये पौधे रात्रि में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, तब मध्यस्थ उत्पाद बनाते हैं। जैसा कि हम अभी जान रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड लेने के बाद कोई भी पौधा तुरंत कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करता है, लेकिन मरुद्भिद पौधे क्या करते हैं कि रात में कार्बन डाइऑक्साइड का एब्जॉर्प्शन करते हैं, दिन में नहीं करते हैं। और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है उससे फिर एक कोई बीज का उत्पाद बनाकर उसको अपने अंदर स्टोर कर लेते हैं। फिर जब सुबह होती है उनको सूर्य का प्रकाश मिलता है, तो सूर्य का प्रकाश का इस्तेमाल करते हुए फिर जो बीज का उत्पाद जो बन के रात में रखा गया उनके अंदर, उसको फिर पुनः कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित किया जाता है। तो एक तरह से ये इनका एडेप्टेशन है। इसके द्वारा ये अपने जीवन को मरुस्थल में संभव करते हैं। इसके पीछे तर्क क्या है कि जैसा कि हम जानते हैं मरुस्थलीय पौधे ऐसे जगहों में पाए जाते हैं जहां जल का नितांत कमी है। उनको बहुत कम जल में अपना जीवन या अपना जीवन जीना होता है, उनको जीवित रहना होता है। इसके लिए उसमें बहुत सारे एडेप्टेशंस भी होते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि उनमें पत्तियां नहीं होती हैं, वो कांटों का रूप ले लेते हैं। उनके तने जो होते हैं मांसल यानी कि मोटे होते हैं, उनका ऊपरी परत जो होता है मोटा होता है। तो इस तरह के एडेप्टेशंस होते हैं। तो इसका एक एडेप्टेशन ये भी है कि ये रात्रि में कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करते हैं। उसका कारण क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड का जो अवशोषण होता है पौधों में, वो उनमें पाए जाने वाले एक छिद्रों के द्वारा होता है, जिसको स्टोमाटा कहते हैं। ये जो स्टोमाटा है, इनसे जब कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण होता है तो भारी मात्रा में जल का ह्रास होता है। तो सूर्य की गर्मी में जब जल कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण होगा तो जल का ह्रास ज्यादा होगा, यानी जल वाटर ज्यादा लॉस होगा। तो ऐसे में मरुस्थलीय पौधों के लिए परेशानी हो जाएगी। तो इससे बचने के लिए मरुस्थलीय पौधे क्या करते हैं कि रात्रि की अवस्था में कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करते हैं, जिससे कि रात के ठंडक में जल का कम से कम ह्रास हो सके, और कम से कम जल का ह्रास करते हुए कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करें। तो इस तरह से ये जो प्रकाश संश्लेषण के तीनों स्टेप्स हैं, ये हम ऐसा नहीं कह सकते कि सारे पौधे ये तीनों स्टेप्स को एक के बाद एक रेगुलर करते हैं। इसको कुछ पौधे कुछ स्टेप करने के बाद रुक जाते हैं, फिर अगला स्टेप कुछ समय बाद करते हैं। इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल मरुस्थलीय पौधा हो गया, है ना। अब हम जानेंगे कि ये जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया है, इसमें जो कच्चा मटेरियल एक पौधे को चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड और जल, वो पौधे कहाँ से प्राप्त करते हैं। तो जहां तक जल के बारे में हम जानते हैं, उसका अवशोषण तो पौधों के जड़ों के द्वारा होता है। पौधे जड़ से जल का अवशोषण करते हैं और वो उनके डिफरेंट पार्ट्स तक, पत्तियों तक पहुंचाया जाता है। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड, अब सूर्य का प्रकाश के बारे में हम जान चुके कि पत्तियों में जो क्लोरोफिल मौजूद है वो सूर्य के प्रकाश को अवशोषण करेगा। सूर्य के प्रकाश की भी उपस्थिति हो गई। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड पौधों में आता कैसे है? क्या इसमें ऐसा कोई अंग है, ऐसा कोई तंत्र है जो कि कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण और ऑक्सीजन का निष्कासन करेगा? तो हाँ, पौधों की जो पत्तियां होती हैं उसमें एक विशेष संरचना पाई जाती है, एक प्रकार का छिद्र पाया जाता है। जब पौधों को उनकी पत्तियों को माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो हम देखेंगे कि इसमें बहुत सारे छिद्रनुमा स्ट्रक्चर हैं। ये रंध्र कहलाते हैं। ये जो रंध्र होते हैं ये द्वार कोशिकाओं से मिलके बने होते हैं। इसका स्ट्रक्चर जब पत्तियों को ध्यान से देखेंगे माइक्रोस्कोप में, तो जो रंध्र होते हैं उनका स्ट्रक्चर ऐसा होता है। उसमें 2 बीन शेप्ड, बीन मतलब आप कोई बीन यानी कि सोयाबीन का बीज अगर आपने देखा होगा, या बोदी उसका बीज देखा होगा, उसका शेप ऐसा होता है, यानी बीन शेप्ड। बीन शेप्ड इस तरह की 2 द्वार कोशिकाएं मौजूद होती हैं
और इसके बाद इसके बीच में ये जो छिद्र होता है, ये रंध्र छिद्र होता है, और इसके द्वार कोशिकाओं में हरित लवक मौजूद होता है। इस तरह के छिद्र पौधों के पत्तियों में पाई जाती हैं। इसका स्ट्रक्चर अब बहुत कुछ ऐसा, अगर हाथ से समझना चाहें तो इसका स्ट्रक्चर ऐसा होगा। ये दोनों, ये और ये पार्ट अगर द्वार कोशिकाएं हैं तो ये छिद्र रंध्र छिद्र के रूप में जाना जाता है। अब है कि इसका संचालन कैसे होता है। देखिए, जब पौधों को कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करना होता है तो ये रंध्र छिद्र खुला रहता है और कार्बन डाइऑक्साइड का आवागमन होता है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड अगर पौधे ले रहे हैं तो प्रकाश संश्लेषण के उपरांत ऑक्सीजन भी वो छोड़ रहे हैं। तो अगर कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आ रहा है तो ऑक्सीजन का बाहर जाना भी जरूरी है, तो वो इसी रंध्र छिद्र के द्वारा होता है। लेकिन जैसे ही पौधों को ये लगता है कि अब उनको कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता नहीं है तो ये रंध्र छिद्र बंद हो जाते हैं। अब ये जो द्वार कोशिका है, इनका खुलना और बंद होना, ये प्रोसेस किस तरीके से होता है। तो होता ये है कि जब इन द्वार कोशिकाओं में ऑस्मोसिस के द्वारा जब पानी का जमाव होता है तो ये फूल जाती हैं और फूल के ऐसे खुल जाती हैं। ठीक है, फूल की खुल गई। जब ये छिद्र खुला तो इसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आया, CO2 बाहर गया, और उसके बाद जब पौधों को कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता नहीं होती तो उस कंडीशन में ये जो द्वार कोशिकाओं में जो पानी जमा है, जिससे फूलने के चलते वो फैल गया है, वो फिर क्या होता है, वो धीरे धीरे उससे पानी का रिसाव हो जाता है और पानी निकलने के उपरांत फिर द्वार कोशिकाएं बंद हो जाती हैं और इस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड का आवागमन होता है पौधों की जरूरत के अनुसार। तो ये जब कार्बन डाइऑक्साइड का रिसाव होता है रंध्रों के द्वारा तो उस वक्त पानी का भी बहुत ज्यादा ह्रास होता है। यानी कि जो विधि जहाँ कार्बन डाइऑक्साइड और रंध्र के द्वारा आ रहा है वहीं जल भी बाहर जा रहा है, इस विधि को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। तो ये तो बात हुआ कि कार्बन डाइऑक्साइड और जल के बारे में हम लोगों ने जाना, ये आता है। लेकिन अब ये बात है कि स्वपोषी अपनी ऊर्जा आवश्यकता की पूर्ति कैसे करते हैं। कार्बोहाइड्रेट इन्होंने बना लिया, तो क्या सिर्फ कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता इन्हें होती है, इसके अलावा और जो तत्व इन्हें चाहिए वो उनको कैसे प्राप्त होता है, क्योंकि वो तो अपना भोजन स्वयं बना रहे हैं। स्वयं भोजन बनाने के दौरान इन्होंने प्रकाश संश्लेषण से कार्बोहाइड्रेट बनाया, एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट को मंड के रूप में संचित कर लिया। लेकिन और जो एक्स्ट्रा मटेरियल इनको बढ़ने के लिए प्रोटीन बनाना है, हर जीव को बढ़ने के लिए प्रोटीन की आवश्यकता होती है। प्रोटीन के लिए नाइट्रोजन चाहिए, तो उसके अलावा और भी मिनरल्स जो पौधों को चाहिए वो कहाँ से आता है। देखिए, जब जल का अवशोषण जड़ों के द्वारा होता है तो जल के साथ साथ बहुत सारे मिनरल्स भी अवशोषित किए जाते हैं। तो इन मिनरल्स के अवशोषित के मतलब जल के साथ नाइट्रोजन, फास्फोरस, लोहा तथा मैग्नीशियम सरीखे पदार्थ भी मिट्टी से ले लिए जाते हैं और जिसका की उपयोग पौधे अपनी वृद्धि के लिए करते हैं। उसके अलावा नाइट्रोजन एक आवश्यक तत्व है। वातावरण में नाइट्रोजन है तो 75%, लेकिन पौधे इसका डायरेक्ट एब्जॉर्प्शन नहीं कर सकते हैं। अब डायरेक्ट एब्जॉर्प्शन नहीं करेंगे तो नाइट्रोजन मिलेगा कहाँ से। तो होता यह है कि जो जीवाणु मिट्टी में मौजूद होते हैं वो वातावरण के नाइट्रोजन को नाइट्रेट और नाइट्राइट में बदलते हैं और ये नाइट्रेट और नाइट्राइट पौधों के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। यानी पौधे नाइट्रोजन का डायरेक्ट एब्जॉर्प्शन नहीं कर सकते हैं। तो ये जो नाइट्रेट और नाइट्राइट के बारे में जानने के लिए सबसे बड़ा उदाहरण है कि अगर आपने दलहन का पौधा देखा हो, यानी कि मटर का पौधा, चने का पौधा, मसूर का पौधा, तब उसको जब आप उखाड़ते हैं तो उसके जड़ों में नोड्यूल्स पाए जाते हैं, यानी गांठ लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है। तो जब वो जो जड़ में गांठ लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसी में वो जीवाणु राइजोबैक्टीरियम, एजिटोबैक्टर मौजूद होते हैं, जो कि मतलब नाइट्रोजन को नाइट्रेट और नाइट्राइट में कन्वर्ट करने में मदद करते हैं। यही कारण है कि किसान, आप देखेंगे कि किसान जब खेती करता है तो फसल चक्र में वो एक चक्र में दलहन की खेती जरूर करता है। इससे क्या होती है कि उसके भूमि में नाइट्रोजन की जो आवश्यकता पौधों की होती है वो नाइट्रेट और नाइट्राइट के रूप में जमा कर ली जाती है, जो कि पौधों की उर्वरा शक्ति को बढ़ाता है और पौधों को बढ़ने में मदद करता है। एक तरह से पौधों के लिए बहुत अच्छा खाद तैयार हो जाता है दलहन को रोपने के बाद। यही कारण है कि किसान अपने फसल चक्र में दलहन की फसल जरूर लगाते हैं। इस तरह से स्वपोषी पोषण में जो किस तरह से उनको ऊर्जा की प्राप्ति होती है, कैसे वो अपना भोजन बनाते हैं और कैसे उनका शरीर का संचालन होता है, ये मैंने आपको बताया।